सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6.2 को हल करेंगे। 6.2 को हल करने से पहले हमें इसमें एक प्रमेय है, उसको बड़ा ध्यान से देखना होगा। प्रमेय 6.1 जिसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं या बीपीटी यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं। 6.1 ये कहती है कि जब भी किसी भी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं, यानी कि कभी भी आपको ऐसा दिया जाए कि एक भुजा है और उसके समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है, तो उसके बीच में कटने वाली जितनी भुजाएं आती है वो हमेशा बराबर अनुपात में कटती है। यानी कि जब आपके पास दो समांतर रेखाएं हो तो उनको दो भुजाओं के समान अनुपात में ही विभाजित करती है, बीच में जितनी भुजाएं कटती है। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दो आकृति है हमारे पास। ये कह रहा है दोनों के अंदर जो आपकी डीई भुजा बीसी के समांतर है, यानी कि इसमें ये डीई बीसी के समांतर है। तो हमें पता है समांतर भुजाओं में जितनी बीच में भुजाएं कटेगी वो दोनों एक दूसरे क्या होगी, समान अनुपात में बराबर होगी, समान अनुपात में। तो उसको बराबर करने का तरीका क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहली आकृति में हमें क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है गिवन बाई डीई पैरेलल है बीसी के, यानी कि डीई भुजा बीसी के समांतर ये हमें दिया गया है। और फिर हमें क्या करना है, हमारी प्रमेय के अनुसार पहला भाग ए से लेके डी किसके अनुपात में बराबर होगा, डी से लेके बी के, और ये बराबर होगा दूसरी भुजा ए से लेके ई के अनुपात ई से लेके सी के बराबर होगा। सिंपल सी बात, दोनों भुजाएं जब समांतर दे रखी हो तो उनकी बीच में जो भुजाएं कटती हैं उनका अनुपात समान ही होता है, तो अनुपात समान होता है। अब हमें क्या करना है, जो जिनकी वैल्यू जिनके जो मान दिए गए वो हमें रखने हैं। जैसे एडी हमें कितना दिया गया यहाँ पे पहली आकृति में 1.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.5 अपॉन डीबी कितना हमें हमारे पास है, डीबी हमारे पास है 3 बराबर, फिर हमारे पास है एई हमारे पास है 1 सेमी, और इसी ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है कि पहली आकृति में इसी ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका हम यूज करेंगे कि यहाँ पर जब भी ऐसे इक्वल में हो, बराबर में हो और बट्टे वाली जब संख्याएं हो तो हम उनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ई से ई सी की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.5 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं ई सी गुणा में क्या आ गया 1.5। और वैसे नॉर्मली हमें पता है कि जब एक तरफ कोई संख्या होती है दूसरी तरफ डिवाइड में है तो वो इधर क्या करेगी, गुणा ही करेगी। तो इसी रह गया यहाँ पर गुणा में 1.5। अगर आप पॉइंट वाला इजी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट वाले में दिक्कत हो तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं। तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो, बराबर में 1 की 3 से गुणा करने पे क्या आएगा 3। ये इसी है, बराबर है, सामने हम देखते हैं 3 है, इसी के साथ अब पॉइंट हटने के बाद ये संख्या बन गया 15, गुणा में है वो कहाँ चली जाएगी, भाग में, और जो भाग में वो कहाँ चली जाएगी, गुणा में। तो इसी बराबर कितना आया, देखो 3 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 30, और 15 का डिवाइड करेंगे तो इसी कितना आ गया हमारे पास, इसी आ गया हमारे पास है 2 सेमी। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है आसानी से। इसी प्रकार हमारी आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2 में भी कुछ ऐसे ही दिया गया, हमें यहां पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। ये इसने हमें आकृति 1 2 दोनों के अंदर डीई और बीसी समांतर दिया है, तो दूसरी आकृति में भी डीई बीसी के समांतर ये दे रखा है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिखना है कि डीई पैरेलल बीसी, यानी दोनों भुजाएं समांतर है। और जब भी हमारे पास भुजाएं समांतर हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारे जो भाग है वो समान अनुपात में
विभाजित हो रहे हैं तो पहला भाग हो गया AD वैसे ही, और बट्टे में दूसरा भाग हो गया DB, और ये बराबर आएगा दूसरी वाली जो भुजा है उसका AE के बट्टे में यानी अनुपात में EC के। पहले वाले सवाल की तरह है, क्योंकि सारे जो नाम हमें दिए गए हैं वो कॉमन वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे हमें AD दिया गया नहीं है तो हम AD की जगह AD लिख देंगे, बाकी जो वैल्यू हमें लिख देंगे। DB हमारे पास है 7 सेमी, माफ कीजिए 7.2 सेमी, बराबर में AE हमारे पास है 1.8 सेमी, और EC हमारे पास है 5.4 सेमी। आप पॉइंटों वाली गुणा भाग कर पाए तो ठीक है, वरना पॉइंट्स को आप हटा भी सकते हैं। पहला काम तो हमारा वज्र गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AD की गुणा हम किससे करेंगे 5.4 से, वैसे ही 1.8 की गुणा हम किससे करेंगे 7.2 से। पॉइंट प्रॉब्लम करें तो हम पॉइंट को हटा देते हैं सभी के। अब ध्यान से देखते हैं, AD है, बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में हमारे पास है यहाँ पर 18 बच गया, पॉइंट हटने के बाद 18, और ये बच गया 72। 18 और 72 की हमें क्या करनी है गुणा करनी है, तो हम 18 और 72 की गुणा कर देते हैं। काट सकते हैं तो काटना और भी आसान रहेगा, जैसे इस प्रकार से हम लिख देते हैं 18 गुणा में 72, और बट्टे में हो गया 10 गुणा 10 हो गया 100, और जो संख्या हमारे AD के साथ गुणा में थी वो कहाँ चली जाएगी भाग में, और अब ये 5.4 नहीं है, पॉइंट हटने के बाद ये रहा हमारे पास 54। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ 10 भाग में है वो कहाँ चला जाएगा गुणा में। थोड़ा हमें इनका ध्यान रखना होता है, 0 से 0 तो आसानी से कट जाएगा, अगर आप कट कर सकते हैं तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, वरना गुणा और भाग करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा परंतु हो जाएगा। जैसे 18 की टेबल से काटो, 2 की टेबल से आप किसी से भी काट सकते हो। अगर हम 18 की टेबल से करें तो 18 कम 18 होता है, और 18 कितना होता है 54। हम एक बार फिर लिख देते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा काटापीटी से कुछ समझ नहीं आएगा। फिर एक है, एक का गुणा अगर 72 से करूँगा तो 72 ही आने वाला है, और वहाँ भी अब एक ही बचा हुआ है। बट्टे में हम देखते हैं तो यहाँ 100 नहीं है, अब 1 0 कट चुका है तो कितना बचा है 10, और गुणा में हमारे पास यहाँ क्या बचा है 3। देखो 3 से 72 कट सकता है, ये जाएगा हमारा 3 दूना 6, बचेगा 1, बच गया 12, और ये हो गया 3 चौक 12, यानी AD कितनी बार गया है 24 बार, और बटे में क्या बचा है 10, और 10 का भाग करना हम लोगों के लिए आसान है, 10 का भाग कर दो तो ये जाएगा 2.4 सेमी। तो इस प्रकार से हम AD का मान भी निकाल सकते हैं। ये हमारा 6.2 का सवाल नंबर पहला होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2 हमें यहाँ दिया गया है, किसी PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, और हमें बताना है इसमें EFQR ज्ञात करना है कि क्या वो समांतर होते हैं या नहीं होते हैं। और आपको पहला यहाँ पे कुछ दिया गया है, भुजाओं की नाप दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आकृति बनानी है जो त्रिभुजाकार हो। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं। इस आकृति में हमें इसने बोला है कि आपको जो आकृति PQR हमें बनानी है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे PQ और R। इस आकृति में PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ पर कौन सा बिंदु स्थित है E, PQ पर E बिंदु स्थित है, और PR पर क्रमशः है F स्थित। अब ये कह रहा है कि हमें एक चीज यहाँ पे दी गई है, EF एक भुजा हो गई है QR भुजा के। अब वो समांतर होती है नहीं होती वो तो हम बाद में ज्ञात कर देंगे, लेकिन हम एक भुजा यहाँ पर खींच देंगे पहले सवाल की तरह। अब हमें यहाँ दिया गया PE 3.9 सेमी है, PE ये रहा 3.9 सेमी। ऐसे ही हमें दिया EQ 3 सेमी, PF ये रहा 3.6 सेमी, और अंत में दिया गया FR 2.4 सेमी। तो एक चीज ध्यान रखिए, पहले सवाल में हमें क्या दिया गया था,
पहले सवाल के अंदर हमें दिया गया था कि जो भुजाएं थी उसमें कोई एक नाप नहीं दी गई थी और बोला था ये भुजाएं समांतर है। समांतर भुजाओं में हमेशा जो क्या होता है, बीच वाले बिंदु होते हैं वो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। अब हमें जस्ट उल्टा सवाल हो गया है कि भुजाएं जो हमें यहाँ पे दे दी गई है, परंतु ये वाली भुजा ये समांतर होगी या नहीं। तो ध्यान से देखना, हमें 6.1 के विपरीत ये 6.2 होती है। जैसे वहाँ पे भुजाएं समांतर होती है तो ये अनुपात समान अनुपात में आते हैं। अब अगर ये अनुपात समान अनुपात में आते हैं तो ये भुजाएं एक दूसरे क्या हो जाएगी, समांतर। तो हमें लिखना है प्रमेय 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में अनुपात कर रही है, दो भुजाओं में काट रही है और वो बराबर अनुपात में आ रही है, तो तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी, समांतर। तो हमें ये देखना, अनुपात अगर इन दोनों का बराबर आ जाए तो भुजाएं समांतर हो सकती है, नहीं आएगा तो हम लिख देंगे भुजाएं समांतर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया पहला सवाल, उसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो नाप दी गई है वो लिख लेते हैं। तो पहला नाप हो गया PE और बट्टे में दूसरा नाप हो गया EQ। इधर हो गया PF और ये हो गया FR। अगर ये समान अनुपात में बराबर आता है आंसर, तब तो हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं समांतर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका नाप लिख लेते हैं। नाप हमारा रहेगा PE कितना हमारे पास 3.9, EQ कितना हमारे पास 3, बराबर PF हमारा है 3.6 और FR हमारा है 2.4। पॉइंट आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, बटे में 0 आ जाएगा, यानी गुणा 10, तो 3 × 10 30 ही हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओ ऊपर 0 आएगा, ये पॉइंट हटाओ नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब नंबर बन रहे हैं 39/30 और 36/24। जब तक ये कट रहे हैं हम इनको काटेंगे। जैसे ये जा रहा है हमारा 3 के टेबल से 10 बार और ये 13 बार, ये जा रहा है हमारा 3 के टेबल से ही जा रहा है वैसे, और वैसे चाहो तो बड़े टेबल से भी जा सकता है, हम 3 के या 2 के पहाड़े से लगा सकते हैं, 2 से भी जा सकता है, आप काट सकते हैं कई बार। 3 के पहाड़े से जा रहा है 3 8 24 और 3 1 3, 3 दूना 6, तो ये आ गया हमारा 13/10, ये आ गया 12/8। फिर अगर कट रहा है हम फिर काट सकते हैं। जैसे हम इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1.3, और इसको हम काटेंगे तो अभी 2 के टेबल से भी जा सकता है। अब सीधा भाग लगाना चाहो तो सीधा भाग भी लग सकता है। अगर मैं सीधा भाग लगाऊं तो ये जाएगा 8 एकम 8, बच गया 4.8×5 = 40। क्या दोनों बराबर अनुपात में आ रहा है, दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी भुजा EF और QR वो समांतर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। दूसरे का पहला कंप्लीट हो जाएगा कि ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, जो हमारी थेल्स प्रमेय थी उसका विलोम, और अगर आप ये ना लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बीपीटी का विलोम है, या लिख सकते हैं प्रमेय 6.2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हो जाएगा कंप्लीट। अगर दूसरा सवाल इसी में जो दिया गया वो हम देखते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे दिया गया है सवाल नंबर 2 में हमें दिया गया यहाँ पर कि आकृति वही है, क्योंकि मेन सवाल वही है। PQR एक त्रिभुज है जिसके अंदर हम PQ के बीच वाला बिंदु है E और PR के बीच वाला है F, वहाँ से हमने एक भुजा मिला दी है। नाप इस बार दिया गया P से E 4 सेमी, Q से E हमें दिया गया 4.5 सेमी, Q से E, P से F है 8 सेमी और R से F है 9 सेमी। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि अनुपात समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैसे आएगा, P से लेके E अनुपात में आएगा, यहाँ पे बट्टे में आएगा, Q से E लिख दो या E से Q लिख दो, एक ही बात होती है, बराबर P से F और F से R लिख दो, चाहे R से F लिख दो, एक ही बात होती है। तो P से लेके E कितना था हमारा 4, E से Q है 4.5, P से F हमारा है 8 और F से R हमारा है 9।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट प्रॉब्लम है तो हम हटा सकते हैं, अगर पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0, क्योंकि अगर ऊपर से 0 पॉइंट हटता है तो नीचे 0 चले जाते हैं और नीचे से हटता है तो ऊपर, जितनी संख्या बाद में आया है पॉइंट के बाद उतना 0 चला जाएगा। तो अब हमारे पास संख्या है 40/45 बराबर में 8/9। तो हम देखते हैं ये 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 8 40, 5 9 45 यानी 8/9। तो अब हम इनको आगे काटे भी क्यों, पहले से हमें पता चल रहा है दोनों क्या रहे बराबर, और दोनों जब भी अनुपात बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या होती है, EQ समांतर है QR के, क्योंकि ये हमसे पूछा गया है। EQ भुजा, EF भुजा माफ कीजिएगा, EF भुजा यहाँ पर समांतर है QR के, यही हमसे पूछा गया था। कारण हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 के अनुसार। आप कारण यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, या हम लिख सकते हैं इसको कि बाकी और भी हम लिख सकते हैं कि ये बीपीटी जो हमारी प्रमेय थी उसके अनुसार, उसका अपोजिट हो गया था। तो आप यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 के अनुसार, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट, वैसा ही त्रिभुज PQR जिसका मिडिल पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, P से लेके Q का जो मिडिल पॉइंट है वो है E और P से लेके R का है F। हमें यहाँ पे दिया है PQ 1.8 सेमी है। ये जो पूरी भुजा है ना P से लेके Q, ये है 1.28 सेमी, और इसी में हमें दिया गया P से लेके R जो हमें दी गई है ना, P से लेके R, ये हमारे पास कितनी दी गई है, ये दी गई हमें पूरा 2.56 सेमी में। फिर उसके बाद हमें यह यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो हमारी P से लेके E है वो 0.18 सेमी है, ये वाला 0.18 सेमी है। तो अब हम एक चीज़ समझिए कि जब आपको यहाँ पे पूरी भुजा की लंबाई दी गई है और उसमें से आधी भुजा दे दी है तो बाकी आधी भुजा तो हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिंपल सी बात होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1.28 जो पूरी भुजा उसमें से ये वाला पार्ट 0.18 सेमी वाला माइनस करेंगे तो बाकी पार्ट हमारा आ जाएगा। तो लिखने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम करेंगे PE बट्टे में किसके बराबर होगा, EQ के, और बराबर में PF हो जाएगा हमारे FR के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, PE तो हमें दिया गया सिंपल सा 0.18 सेमी, EQ हमारे पास है नहीं बट हम निकाल सकते हैं कि पूरी भुजा की लंबाई हमें दी गई है 1.28, उसमें से हम 0.18 सेमी जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1.10 सेमी। आप माइनस करके देख सकते हैं, दूसरा भाग ही आएगा। ऐसे ही हमें दिया गया है P से लेके F, P से लेके F की दूरी हमारी कितनी है, 0.36, हमें दी गई यहाँ पे 0.36। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 0.36। पूरी भुजा की लंबाई हमें दी गई है 2.56, उसमें से अगर ये वाला पार्ट हम घटा लेंगे तो बाकी यही आएगा FR। तो हम क्या करते हैं, 2.56 में से हम घटा लेते हैं हमारा 0.36, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ 2.56 में से 0.36 से माइनस करें तो हमारा आंसर आ रहा है, आप माइनस करके देख सकते हैं 2.20। अब आई पॉइंट की बात, हमें पता है पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगते हैं, आप 0 लगा लीजिए, अगर नीचे भी है तो उनको भी ऊपर 0 लगाएंगे तो 0 से 0 घटेगा, वरना सिंपल बात आप पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद आप डिजिट्स काउंट कर लो कितनी, अगर बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऐसे ही पॉइंट के बाद अगर डिजिट बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा अभी, 18, हम सामने लिख देते हैं 18, और बट्टे में क्या बचा हमारे पास 110, और बराबर में हमारे पास क्या है 36, क्योंकि पॉइंट हट चुका है अब, और बट्टे में पॉइंट हटने के बाद क्या बचा 220। तो जिस टेबल से भी कट रहा है हम काट लेते हैं, 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। अब आगे कट तो रहा है लेकिन आगे हमें काटने की आवश्यकता नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि हमारे दोनों अनुपात क्या आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। और जब भी अनुपात बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी बीच वाली भुजा E से लेके F जो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था
वो भुजा क्यू आर के क्या हो जाएगी, समांतर। प्रमेय 6.2 के अनुसार या 6.2 की वजह से। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3, हमें दिया गया एक आकृति है जो हमें सामने दी गई है और उसमें बताया कि L से लेके M ये वाली भुजा ये बराबर है हमारे C से लेके, बराबर नहीं माफ कीजिए, समांतर है, C से B के बराबर समांतर में दी गई है। L से N भुजा जो है हमारी वो CD के समांतर में दी गई है, यानी इस बार समांतर में ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सवाल दे दिया है कि A से M, A से B के और A से N, A से D के समांतर है, कैसे, आइए वो सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो भी दिया गया है या पूछा गया वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर कि L से लेके M समांतर है CB यानी BC के, और दूसरा हमें क्या दिया गया था, LN समांतर है। तो हम लिख देते हैं और या वह LN समांतर है हमारी CCD के भुजा के। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि AB AM भुजा बटे में AB भुजा और AN भुजा बटे में AD भुजा क्या है, बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आकृति बन रही है उसमें से हम एक आकृति ले लेते हैं, जैसे ABC ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी आकृति बड़ी हो तो उसको हम क्या है, अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आकृति दी गई है ये वाली, परंतु इसमें से हम कौन सी आकृति ले रहे हैं, ये A ले रहे हैं, ये बीच वाला M ऑटोमेटिक आ जाएगा और B तक तो हम ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे C ले रहे हैं और AC के बीच में हमारे पास क्या आ गया, L आ गया है। तो अब हम इस आकृति में क्या करेंगे, अगर इसको हम सीधा करके देखें तो पिछले सवाल की तरह ही है कि हमारे पास जो भी समांतर भुजाएं होती है, हमें पहले से दिया हुआ है कि LM समांतर है BC के। समांतर भुजा में जो अनुपात होते हैं वो बराबर विभाजित होते हैं, और अनुपात सिर्फ ऐसे ऐसे ही नहीं होते, पूरी भुजा का भी अनुपात लिया जा सकता है। हमें भुजा की लंबाई से मतलब नहीं है, दोनों का अनुपात बराबर आना चाहिए, बस इसी से मतलब होता है। तो हम यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहले दिए गए हैं उसी अनुसार ABC इस त्रिभुज के अंदर हमारा एक तो आ रहा है A से लेके M, जो हमें यहाँ पे सिद्ध करने में भी दिया हुआ है, तो ये तो हमें चाहिए, हम लिख लेते हैं A से लेके M। दूसरा भाग हमें क्या दिया गया, AB, तो AB बड़ी वाली भुजा दी गई है तो वो भी हमें चाहिए, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर इस वाले त्रिभुज का दूसरा पार्ट है उसमें हमें A से M दिया गया, तो दूसरा भाग A से L ही हम ले सकते हैं, क्योंकि वही भाग उसके अनुपात के बराबर हो सकता है। और बाद में हमने पूरी भुजा ली थी AB, तो इसके अंदर पूरी भुजा लेंगे A से लेके C, ये भुजा का अनुपात बराबर आएगा, ये AL है, ये AC है। तो अब एक चीज इसमें ध्यान से देखिए, जब भी हमें पता है कि हमारे पास जो भुजाएं समांतर हो तो उनका अनुपात भी क्या आएगा, समान। इसमें हम कारण लिख सकते हैं, कारण इसलिए होगा, या तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 के अनुसार, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, या बाई BPT भी लिख सकते हैं, BPT प्रमेय के अनुसार भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे ऑप्शन बताए थे 6.1 के, जब भुजा समांतर हो और अनुपात में हमारा विभाजित करते हो तो इसी प्रकार ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमें लेना है दूसरी आकृति। दूसरी आकृति हमारी ABC के बाद दूसरी आकृति बचती है ADC, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ADC में। इसमें भी सेम ही चीज आ रही है। ADC में देखो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें AN इस आकृति में है, तो हम लिख लेते हैं AN। पहले तो जो ज्ञात करना उसी अनुसार चलेंगे, और AN के अनुपात के बराबर में कौन सी भुजा आ रही है, AL, तो बराबर में हम AL ले सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था AD यानी पूरी भुजा, तो हम इस त्रिभुज में भी पूरी भुजा लेंगे जो हमारी बन रही है AC। और ये भी कारण पता है प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो अब ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 के अनुसार, तो लिख देते हैं हम समीकरण 1 व
2 के अनुसार। ध्यान से देखते हैं समीकरण 1 क्या थी। समीकरण 1 हमारी थी EM बटा AB बराबर था AL बटा AC के। EM बटा AB बराबर किसके था? AL बटे AC के। और समीकरण 2 क्या थी? समीकरण 2 थी EN बटा AD बराबर था AL बटा AC के। EL बटा AC के बराबर में क्या था? EN बटा AD। तो ये इसके बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर। तो हम लिख सकते हैं EM बटे AB बराबर है EN बटे AD के। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, ये भुजाएं अनुपात इस अनुपात के बराबर था, ये अनुपात भी इसी अनुपात के बराबर था। तो हम क्या समझते हैं कि जब ये वाला हमारा ठीक है, ये बराबर पहले से इसके है, तो मैं ये लिखूं ये लिखूं दोनों बराबर ही है, तो मैं इस अनुपात की जगह ये लिख देता हूं। तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे बोलते हैं नॉर्मली, मैंने आपको पहले बताया, ये इसका भाई है, ये भी इसी का भाई है, तो ये दोनों तीनों एक दूसरे क्या हो गए? भाई भाई। तो ये दोनों भाई हो गए एक दूसरे के। तो इस प्रकार से हमारा सवाल क्या हो गया है? समाप्त, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था। हम लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम। तो सवाल नंबर 3 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 4, हमें दिया गया आकृति हमारे सामने है जिसके अंदर D से लेके E और A से लेके C हमारे पहले से समांतर दिए गए हैं, और दूसरा दिया गया D से लेके F और A से लेके E समांतर दिया गया, यानी समांतर हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहले से दिया गया है। सिद्ध करना हमें BF और FE बराबर है BE बटे EC के। आकृति आपके सामने है। अब हमें क्या करता है, ऐसी आकृतियां थोड़ी कंफ्यूजिंग करती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी आकृति को सारा एक साथ ना लेके डिवाइड के हिसाब से ले सकते हैं। ये कैसे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आपके पास एक आकृति दी गई है, हम क्या करेंगे, देखेंगे हमें समांतर क्या दिया। हमें समांतर दिया गया सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया गया D से E समांतर है A से C के, और उसके बाद दूसरा है D से लेके F समांतर है A से लेके E के। आसान भाषा में हम समझे तो हमें खाली इन दो समांतर भुजाओं पे पहले ध्यान देना, बाद में उस पे। तो हम देखते हैं D से लेके E और A से लेके C। तो हमारी आकृति हमारे सामने है। हमें देखना है इसमें D से E कहाँ तक है। D से E ये रहा, तो हमें ये आकृति में लेना और A से C लेना है। तो ये दोनों भुजाएं लेनी है, बाकी A से E और D से F को आप एक बार भूल जाइए। आप ऐसी आकृति बनाइए जिसके अंदर आपको एक तो D से लेके E हो, जो मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक भुजा खींची जा रही है उस तरफ झुकाव की तरफ, और दूसरी है AC, और आखिरी बिंदु तो हमारे सामने है ही B जो आ चुका है। सिर्फ हमें इतनी आकृति लेनी है इसके अनुसार, तो कि D से E AC के समांतर है। पूरी आकृति में कंफ्यूज होते हैं, इतनी आकृति मुझे पता है कोई कंफ्यूज नहीं होगा। और दूसरे वाले में जो हमें बाद में चाहिए लेकिन हम बना लेते हैं, हमें चाहिए D से F। इस आकृति में D से F देखिए सीधी रेखा खड़ी हुई है, तो हम भी यही लेंगे D से लेके F, और दूसरी भुजा A से लेके E, A से E भी सीधी खड़ी हुई है भुजा, तो हम ये ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी भुजा है A से लेके E। इनको हमें क्या करना है, समांतर मान के चलना है, और कॉमन बिंदु हमारा बाहर वाला भी हो ही गया है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास पहली आकृति ये रही, दूसरी आकृति हमारी ये रही। तो इसको आप आसान, बिल्कुल आसान भाषा में हो सकता है, हमें पहले ले लेना है ABC त्रिभुज, फिर हम ले लेंगे ABE त्रिभुज। तो हमारा सवाल आसानी से कैसे होगा ये समझते हैं। पहले हमें चाहिए ABC, तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया हुआ हमें है वही भुजाएं समांतरी दी थी जो क्वेश्चन में आपके सामने, लिख देते हैं। खाली हमें लिखना है कि हमारे पास D से लेके यहाँ पर E भुजा समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, एक्स्ट्रा कुछ अलग है नहीं। और उसके अलावा सिद्ध क्या करना है वो भी हमें दिया गया है, तो वो सिद्ध करने वाला भी हम पॉइंट लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें BF भुजा बट्टे में FE के अनुपात में है बराबर BE भुजा अनुपात EC के।
अब हमें सवाल को शुरू करना है। तो अभी हमने जैसे समझा था, सिर्फ समांतर भुजाओं से लेके हमने आकृति बनाई थी। तो पहली आकृति बन रही थी हमारी ए बी सी। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में हमें भुजा दी गई है डी ई अनुपात में बराबर है, माफ कीजिए समांतर है एसी के। तो ये हमें पहले से दिया गया है, तो हम वही लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी के अंदर हमें दिया गया है डीई समांतर है एसी के। और जब भुजाएं समांतर होती है तो हमेशा उनके अनुपात होते हैं बराबर। अब अनुपात इस सवाल में, इस चित्र में आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन इस आकृति में आप समझ लोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग आकृतियां बना ली है। अगर हमें पता है दोनों भुजाएं समांतर है तो उनके अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमारा लिख देंगे हम बी से ई बटे में ई से सी के। आकृति को आप सीधा करके भी देख सकते हो, बी से ई और ई से सी, बी से लेके ई और ई से लेके सी अनुपात में बराबर है, और इधर बी से डी और डी से ए के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी से लेके डी, और दूसरा था डी से ए या ए से डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डी के। समीकरण 1 बन गई है। सिर्फ वजह लिखनी है, तो वजह आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 या फिर बीपीटी या फिर थेल्स, कुछ भी आप एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस वजह से बराबर है। ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए कि मैंने सारे पॉइंट ही लिख दिए। आप एक वजह लिख सकते हैं, 6.1 के अनुसार है या बीपीटी के अनुसार है, थेल्स के अनुसार है। आगे अब हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी आकृति लेनी है जो हमारे पास ये थी। अब इस आकृति के अनुसार हम चलेंगे, तो इस आकृति में हमारी आकृति बन रही है ए बी ई, ये त्रिभुज बन रहा है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में। इसमें हमें क्या सर्वांग समभुजाएं हैं, पहले से वैसे दिया गया है, और वहां से नहीं है तो हम यहां समझ सकते हैं भुजा डी से लेके एफ बराबर है ए से ई के, जो हमें दिया भी गया, ये रहा डी से एफ बराबर समांतर है ए से ई के। दोनों भुजाएं जब समांतर हो तो उनके बीच के अनुपात बराबर होते हैं। अब बीच के अनुपात हमें देखने हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, आकृति सीधी करके देख सकते हैं। एक भाग हो गया हमारा बी से लेके एफ और दूसरा एफ से लेके ई, बी से एफ और एफ से ई, ये अनुपात में बराबर है। दूसरे वाला भाग है बी से लेके डी और डी से लेके ए, बी से डी और डी से ए के। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। कारण आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं बीपीटी के द्वारा, या 6.1 भी आप लिख सकते हैं, थेल्स भी लिख सकते हैं। तो अब हम एक चीज देखते हैं, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 के अनुसार। अब आप समझिए, समीकरण 1 हमारी ये रही, समीकरण 2 हमारी ये रही। 1 हमारी बराबर थी बी से ई बटे ई से सी के, ये किसके बराबर थी? बी से डी और डी से ए के। दूसरी समीकरण बी से लेके एफ बराबर है एफ से लेके ई, किसके बराबर है? ध्यान से देखो, वापस वही बी से डी और डी से ए के बराबर है। मैं दोबारा क्यों लिखूं, पहले से लिखा हुई है। तो एक चीज समझिए कि ये तीनों एक दूसरे क्या है? बराबर है। ये भी भाई, ये भी भाई, ये भी भाई, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? भाई भाई हो गए। तो यानी कि बी से ई बराबर है ई से सी के, और बी से एफ और एफ ई के अनुपात के क्या है? बराबर। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि बी एफ एफ सी के और बी ई ई सी के क्या है? बराबर है। ये यहां पर ई है, तो एफ ई के और ये ई सी के बराबर है। तो इस प्रकार से एक बार फिर समझ सकते हैं हम कि हमें पता है ये पहली समीकरण, दूसरी समीकरण तो हमने बराबर कर दी। पहली इसी बी डी बटे डी ई के बराबर है ये, तो दूसरी भी इसी के बराबर है। तो हमें पता है ये दोनों तो पहले से बराबर है। अब मैं ये लिखूं चाहे इसकी जगह मैं ये लिख दूं, बात एक ही है, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? बराबर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बी से ई बटे में ई से सी के बराबर है, बी से लेके एफ और एफ ई के अनुपात के क्या है? बराबर। तो ये सवाल हो गया हमारा इति सिद्धम।
इस प्रकार से हमारे सवाल नंबर 4 भी होता है कंप्लीट।